हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए पहले चैप्टर यानी कि स्टोन एज पाषाण काल से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इन बीते हुए वर्षों में आयोग के द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के ही माध्यम से हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री के स्टोन एज चैप्टर को रिवीजन भी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्री में 2015 में ये प्रश्न आया था। प्रश्न क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। फ्रेंड, जब हम अपने स्टोन एज चैप्टर की बातें कर रहे थे, जब हम इस क्लास को कर रहे थे, तो हमने बात किया था कि किस तरीके से पाषाण काल जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, जिसमें कि हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल जो कि उसे भी उपकरणों के आधार पे हमने 3 कालखंडों में बांटा, जो कि है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। हमने रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को देखा था कि उन्होंने निम्न पूरा पाषाण काल की खोज की। उन्होंने ही सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हैंड एक्स संस्कृति की खोज की थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के द्वारा निम्न पूरा पाषाण काल की खोज की थी और इन्होंने दक्षिण भारत में हैंड एक्स संस्कृति खोजा। प्रश्न यहाँ पे ये है कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। फ्रेंड, यहाँ पे जो पहला विकल्प दिया है वो है भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पूरा तत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे या फिर एक इतिहासकार थे। जैसा कि आंसर है आपका रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड एक भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ एक पूरा तत्वविद भी थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ पूरा तत्वविद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। कितने युग? त्रियुगीन विभाजन। ये त्रियुग कौन से थे? पाषाण है, कांस्य है, लौह युग है। फ्रेंड, जब हम अपनी क्लास एंशिएंट हिस्ट्री क्लास कर रहे थे तो हमने देखा था पाषाण स्टोन एज के बारे में देखा था। फिर हमने देखा कि उसके बाद कांस्य युगीन, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसे कांस्य युगीन यानी कि तांबे और टीन को मिलाकर के कांसे का जब जिस सभ्यता में प्रयोग किया गया उसे हड़प्पा सभ्यता, उसी को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और उसके बाद हमने देखा लौह युग, जो कि उत्तर वैदिक काल का समय था जब लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के समय का जो कि उत्तर वैदिक काल था वो लौह युग। प्रश्न यहाँ पे ये है कि कोपेनहेगन संग्रहालय में इन जो त्रियुगीन यानी कि पाषाण, कांस्य और लोहे युग का जो विभाजन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? विकल्प देखिए यहाँ पे क्या दिया है। पहला है थॉमसन, दूसरा लुबाक ने, तीसरा टेलर और चौथा चाइल्ड। तो फ्रेंड, यहाँ पे आंसर है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 में ये प्रश्न आया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है जो कि यूपीपीसीएस 2006 मेंस में आया था, प्रश्न हमारा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पशुपालन प्रारंभ हुआ था। विकल्प में क्या है कि निचले पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूर्व पूरा पाषाण, ऊपरी एवं पाषाण काल और चौथा ऑप्शन है हमारा मध्य पाषाण काल। फ्रेंड, जब मैं क्लास एंशिएंट हिस्ट्री क्लास ले रही थी और स्टोन एज पढ़ा रही थी, मैंने बिल्कुल फोर्स इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि स्टोन एज को किस तरीके से उपकरणों के बनावटों के आधार पर इसको 3 कालखंडों में बांटा गया था। पहला कालखंड क्या था आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका क्या था
नवपाषाण काल। और हमने देखा था कि किस तरीके से मनुष्य जो है अपने जीवन शैली में परिवर्तन, जो कि हमने बात किया था कि पूरा पाषाण काल जो कि एक आखेटक और खाद्य संग्रहत का काल था, और जब हम मध्य पाषाण काल गए और हमने देखा कि मनुष्य किस तरीके से आखेटक से पशुपालन की तरफ बढ़ता, यानी कि मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने शिकार करने के साथ ही साथ पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार हमारा जो उत्तर है वो क्या है, मध्य पाषाण काल। और इसका समय काल क्या था फ्रेंड, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल का समय था वो 5 लाख से लेकर के 50,000 था, और 50,000 से लेकर के 10,000 के जो समय है वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत था, और 10,000 से 8,000 तक के समय को हमने नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा था। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट अच्छे से हमने क्लास में इस बारे में बात किया है, और देखिए लगातार उससे प्रश्न भी बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के उपकरण, ये प्रश्न देखिए कब आया था, यूपीपीसीएस मेंस में आया था, 2010 में आया था। और प्रश्न है हड्डी के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, या फिर सराय नाहर से। फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे 4 विकल्प है, कोई एक ही विकल्प सही होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न है जहाँ पे 2 विकल्प सही हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा है कि हड्डी के उपकरण हमें 2-2 स्थानों से मिले। ठीक वैसा ही ये प्रश्न है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले। तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर है महदहा से और सराय नाहर से भी हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा जो है फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है, और सराय नाहर भी उत्तर प्रदेश से हम प्रतापगढ़ ज़िले में ही है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं। सराय नाहर पे भी हमें थोड़े से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो विकल्प है सी और डी दोनों ही सही होगा, तो ध्यान रखिएगा। और कभी कभी स्थान भी पूछता है कि महदहा कहाँ पे है और सराय नाहराय जो है वो कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिल निकले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2016 में प्रश्न आया था। विकल्प देखिए क्या दिया है, सराय नाहर से, दमदमा से, महदहा से, या फिर लंघनाज से। फ्रेंड, एक ही कब्र से हमें जो 3 मानव के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं दमदमा से। दमदमा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हमें 3 स्थानों के बारे में पता चलता है। एक है सराय नाहराय है, दूसरा दमदमा है, और तीसरा आपका महदहा है। और फ्रेंड इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लास में डिस्कशन किया गया था। और देखिए दमदमा से हमें एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। और फ्रेंड ये जो लंघनाज है ये गुजरात में है यह स्थान। तो प्रश्न इस तरह का भी आता है कि पूछ देता है कि ये जो क्षेत्र है, ये स्थान है, ये किस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो लंघनाज देखिए गुजरात से है, दमदमा, महदहा, सराय नाहर ये आपका प्रतापगढ़ जिले से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई। ठीक है, देखिए कब आया था, यूपीपीसीएस मेंस 2005 में ये प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या है कि खाद्यान्नों की यानी कि अनाजों का जो उत्पादन है, जो कृषि कार्य, मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि कार्य किस काल में आरंभ किया। फ्रेंड ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे, पहला है देखिए नवपाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका पूरा पाषाण काल, और चौथा है आपका प्रोटो ऐतिहासिक काल। बार बार आपको ये चीज़ बताएगी, इवन अभी भी मैंने आपको लगातार बताया कि उपकरणों के बनावटों के आधार पे जो पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो कि पूरा पाषाण काल था वो आखेटक और खाद्य संग्राहक का काल था, और आपका
मध्य पाषाण काल देखें तो ये आखेटक और पशुपालन का समय था, और वहीं अगर नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ आखेटक के साथ साथ खाद्य उत्पादन भी करने लगे थे मनुष्य। यानी कि नवपाषाण काल में ही व्यक्ति जो मानव था वो कृषि संबंधी कार्यों को करने लगा था, और यहाँ पे ही जब उसने अनाज उत्पादन यानी कि खाद्यान्नों की कृषि करने लगा। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो है आपका कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में आरंभ हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा समय काल क्या है नवपाषाण काल का, लगभग 8000 ईस्वी पूर्व का समय जो है वो नवपाषाण काल के से जुड़ा हुआ है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। ध्यान रखिएगा भारत में पूछ रहा है, विश्व के आधार पे नहीं पूछ रहा है फ्रेंड। ठीक है, विश्व का नहीं, भारत में। प्रश्न ये आया है उत्तराखंड पीसेस प्री 2006 में आया था। ठीक है, विकल्प देखिए क्या दिया है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा विकल्प है शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा विकल्प देखिए नलमल्ला पहाड़ियाँ, चौथा विकल्प देखिए नर्मदा घाटी। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे, भारत में। तो जो हमारा मानव का जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी में कहाँ पे मिला है फ्रेंड, वो मिला है आपको देखा जाए नर्मदा घाटी में, जो कि हथनौरा से हमें मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, हथनौरा। ठीक है, हथनौरा से हमें मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है भारत में। तो इस तरीके से नर्मदा घाटी आप ध्यान रखें। विश्व में देखिए अफ्रीका से हमें प्राप्त हुआ था मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, हमें पूरे विश्व में जो सबसे पहला मानव साक्ष्य मिला था वो अफ्रीका में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया। ये देखिए प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न आया था कि मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया। देखिए विकल्प में क्या दिया है, गेहूं दिया है, दूसरा देखिए चावल दिया है, तीसरा जौ है और चौथा बाजरा है। फ्रेंड, मानव के द्वारा जो सबसे पहला अनाज प्रयोग किया गया था वो है आपका जौ है। 8 प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिलता है, जौ, गेहूं, बाजरा, बहुत तरह का। उसमें देखिए मानव ने जो सबसे पहला जो अनाज प्रयोग किया था वो आपका जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अभी हमने देखा कि भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ, नर्मदा घाटी के हथनौरा, मतलब मध्य प्रदेश के हथनौरा से नर्मदा घाटी प्राप्त हुआ। और वही प्रश्न आ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कहाँ पे प्राप्त हुआ। फ्रेंड देखिए ये जो प्रश्न आया था ये उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में आया था, और उसी क्वेश्चन को फिर से इन्होंने 2008 में फिर से इसी प्रश्न को पूछा था। तो देखिए आने वाले दिन में भी संभावना, चूंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कभी कभी क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से मतलब ध्यान रखना चाहिए। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि आयोग के द्वारा किस तरह के जो प्रश्न हैं आने वाले दिन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्नों पे आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए विकल्प में क्या दिया है, कोलडिहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा। फ्रेंड यहाँ जो आंसर है वो है लहुरादेव। ठीक है फ्रेंड, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो लहुरादेव से प्राप्त हुए थे, और ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में ये स्थान है। फ्रेंड चूंकि ये जो समय काल है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का वो 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में था। इस खोज के पहले हमें मेहरगढ़ के बारे में पता था कि मेहरगढ़ से हमें, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, मेहरगढ़ लहुरादेव के पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे माना जाता था। और लहुरादेव
से अब चूंकि इसका जो समय काल है वो 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी के बीच में, यानी कि ये उससे भी पहले का समय काल है। यानी कि अगर विकल्प में लहुरा देव है तो आप लहुरा देव लगाएंगे, अगर विकल्प में लहुरा देव नहीं होगा तो आप तब मेहरगढ़ लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक विकल्प दिया कोल डिहवा। फ्रेंड कोल डिहवा जो कि इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी के पास में है, यहाँ से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले और ये विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। समझ रहे, विश्व में प्राचीनतम चावल के। और अगर ट्रिक याद करना तो जैसे चावल जो होता है ना, चावल ठंडा होता है, अक्सर मम्मी लोग मना करती है कि यार अगर जुकाम हुआ हो तो चावल नहीं खाना। जैसे आजकल मैं भी इस चीज़ को सफ़र कर रही हूँ कि राइस नहीं खाना है, जुकाम हो रखा है, तो कोल्ड यानी कि ठंडा। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हमें? कोल डिहवा से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ट्रिक भी ध्यान रखा करिए, और बाकी तो चीज़ें जो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ना उतनी बार आपको याद होती जाएगी। तो लौहरा देव से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण, ये प्रश्न देखे कब आया था? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में ये प्रश्न आया था। विकल्प देखे क्या दिया है? धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। फ्रेंड जब मैं आपको पाषाण काल की क्लास में, हम जब पाषाण काल पढ़ रहे थे, कहीं भी हमने अस्थायी जीवन के बारे में पढ़ा था? फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल होती है। अस्थायी जीवन जीना कब शुरू करेंगे आप? हमने बात किया था ना, जब नव पाषाण काल आता है और जब मनुष्य कृषि करने की शुरुआत करता है, तो ऑब्वियस है जब वो कृषि करेगा, मान लीजिए इस स्थान पे उसने कुछ अनाजों का उत्पादन करना शुरू किया, उसने कुछ बीज बोए। अब इस बीज को पौधा बनने में तो वक्त लगेगा, तो उसको मनुष्य जो है, मानव जो है, इनकी सुरक्षा करने के लिए वो यहाँ पे रहना शुरू करेगा। सुरक्षा यानी कि बाहरी जानवरों के द्वारा आक्रमण से बचाने के लिए, या फिर किसी भी तरह के जो कीड़े मकोड़े, किसी भी तरह का जो है, मतलब एक तरीके से उसको सुरक्षा देने के लिए वो यहाँ पे रहना शुरू करेगा, क्योंकि बीज को पौधा बनने में तो वक्त लगता है। तो जब वो इन कृषि को, यानी कि इन पेड़ पौधों को, अपने कृषि उत्पादन चीज़ों को जब वो देख रेख करने के लिए एक स्थान पे रहने की शुरुआत करेगा, वहीं से उसके अस्थायी जीवन की शुरुआत होगी और वहीं से एक समाज के विकास की शुरुआत होती है। फ्रेंड तो ध्यान रखिए, जहाँ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा, वहीं से हमें अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लॉजिकल भी होते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या है? मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं? ये प्रश्न देखिए बिहार पीसीएस 2000 में आया था, बिहार पीसीएस प्री में आया था। चैल्कोलिथिक युग, समझ रहे हैं? विकल्प देखिए क्या दिया है। पहला है पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग। फ्रेंड जब मैं चैल्कोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ रही थी क्लास में, हम लोग जब डिस्कशन, तो मैं बार बार इसको फोर्स कर रही थी, चैल्कोलिथिक कैल्कोलिथिक। मुझे ऐसा लग रहा था बच्चे इरिटेट भी हो जाएंगे कि मैम यार ये बार बार ये चैल्कोलिथिक कैल्कोलिथिक क्यों कर रहे हैं। यही कारण है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसा ही आ गया था कि चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक किस युग को कहा जाता है। इसीलिए मैं क्लास में बार बार उसको बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर रही थी। कारण यहाँ पे ही है कि चैल्कोलिथिक युग को हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं। ताम्र चैल्को तांबा, ताम्र, ठीक है। तो तांबे का जिस युग में प्रारंभ, जिस काल में तांबे का प्रयोग हो रहा था, पहले जो मनुष्य ने सबसे पहले धातु जो खोज की थी, आज पहले जिस धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया था वो तांबा थी, और उसी युग को ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। बहुत अच्छे से हमने ताम्र पाषाण जो संस्कृति, ताम्र पाषाण युग है जो अच्छे से क्लास में उसको डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं? ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति के सांस्कृतिक
अवशेष प्राप्त हुए? पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति, मतलब कोई एक स्थल है जो पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक में भी पाया गया है, मतलब इन सभी संस्कृतियों के अवशेष इस स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 2008 में। इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं आप। विकल्प देखिए क्या है, आमरी है, दूसरा मेहरगढ़ है, तीसरा कोट दिज्जी है और चौथा आपका कालीबंगा है। हड़प्पा संस्कृति पढ़ रहे थे तो ये सारे नाम आए थे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस, जब हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखना है कि पाषाण संस्कृति, तो फ्रेंड सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है ना सबसे प्राचीन स्थल, यहीं से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, चूंकि अब तो वो आपका लोहरा देव है, लेकिन उसके पहले देखा जाए तो मेहरगढ़ ही था। और यहाँ से हमें स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य, यही वो स्थान है जहाँ से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आंसर ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? फ्रेंड, हम जब पढ़ रहे थे नौदा टोली के बारे में, हमने जब ताम्र पाषाण संस्कृति पढ़ा तो हमने उसके अंतर्गत क्या देखा था? 3 संस्कृतियों के बारे में देखा था, जिसमें से हमने देखा था कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार संस्कृति थी, मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में 2 संस्कृतियां, जिसमें से कि आपका कायथा संस्कृति और दूसरा मालवा संस्कृति थी। कायथा संस्कृति की बात, मालवा संस्कृति उसी के अवशेषों पे विकसित होती है। और तीसरा था पश्चिमी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जोरवे संस्कृति। हमने देखा कि मालवा संस्कृति के या फिर कायथा संस्कृति के अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे, जिसमें से हमने मालवा को देखा था और नौदा टोली को देखा था। फ्रेंड, तो नौदा टोली के जो उत्खनन करता थे, तो देखिए इसमें जो विकल्प दिया है, पहला है आपका केडी वाजपेयी, दूसरा विकल्प है वीएस वांकणकर, तीसरा है आपका एसजी संकालिया और चौथा है आपका मार्टिवल मिलर। ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस लोअर में आया था, प्री 2009 में आया था। इसका आंसर है फ्रेंड कि नौदा टोली का जो उत्खनन कार्य किया था वो क्या था? एसजी संकालिया ने, एसजी संकालिया द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौदा टोली की एक और विशेषता थी फ्रेंड, क्योंकि नौदा टोली जो था ये देखा जाए तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल था, सबसे बड़ा फ्रेंड ग्रामीण, क्योंकि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति थी फ्रेंड एक ग्रामीण संस्कृति थी। हमने बहुत ही अच्छे से इस बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन वहाँ की कुछ बस्तियाँ जो थीं, जैसे कि दैमाबाद, इनाम गांव, ये क्या थी? ये नगरीकरण की तरफ बढ़ चुकी थी, यानी कि नगरीकृत हो चुकी थी। तो यहाँ पे प्रश्न आया कि नौदा टोली का उत्खनन करता कौन है? एसजे संकालिया। और जो नौदा टोली थी जो कि कायथा संस्कृति या मालवा संस्कृति के अंतर्गत थी, ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। प्रश्न अब यहाँ पे एक और बन जाता है, तो सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? नगर के भी आधार पे और ग्रामीण के भी आधार पे। तो जो सबसे बड़ी बस्ती थी वो थी दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, ठीक है। तो ये यहाँ से ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। क्लास को देखिए और हिस्ट्री की सारी क्लासेस को देखिए। जब आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। तो हमने नौदा टोली को देखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद स्मारक, ये प्रश्न आया है यूपीपीसीएस में 2005 में आया है। बृहद स्मारक यानी कि मेगालिथिक, ठीक है। विकल्प देखिए क्या किया है कि बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है, पहला विकल्प देखिए क्या है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा विकल्प देखिए मृतक को दफनाने के रूप में, मंदिरों के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, जब हम मेगालिथिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था कि दक्षिण भारत में जो बृहद स्मारक संस्कृति है वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है उसकी पहचान। यानी कि जब मृतक को जब दफनाया जाता था तो उसके
कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थरों से इसको घेर दिया जाता था। उसी को हम बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी हमने अच्छे से बात किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। राख का टीला, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है? राख का टीला, ये प्रश्न आया है यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आया था। विकल्प देखिए क्या दिया है, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोलडीहवा, ब्रह्मगिरी। राख का टीला, फ्रेंड ये जो राख का टीला है यहाँ से देखिए ये एक नवपाषाण कालिक स्थल है और इसका संबंध है संगनकल्लू से। संगनकल्लू जो कि कर्नाटक के मैसूर जिले में है संगनकल्लू। तो राख के टीले के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें संगनकल्लू से मिले हैं और इसके बारे में भी हमने अच्छे से बात किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आई थिंक मुझे लगता है कि जितने बच्चे प्रिपरेशन करते होंगे इनको तो ये पूरी तरीके से पता ही होगा। मुझे विकल्प भी देने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको सारी चीज़ें अच्छे से पता होगी। तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न देखिए एमपीपीसीएस प्री में आया था, 2004 में आया था। विकल्प देखिए क्या है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए है, खनिज के लिए है, या फिर बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर सोन नदी का उपागम स्थल है। ठीक है, तो भीमबेटका जैसा कि मैंने बताया सारे बच्चों को लगभग पता होगा कि भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे गुफाओं के अंदर जो है उनके जो गुफाओं की दीवारों में शैलकृत यानी कि चित्रों को बनाया गया है, उसके लिए इसको गुफा भीमबेटका को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? देखा ना, मैंने बोला ये क्वेश्चन बार बार आता है अक्सर ये, तो इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2008 में आया था और देखिए इसमें विकल्प क्या क्या दिए हैं। पहला विकल्प देखिए घघरिया है, दूसरा भीमबेटका है, तीसरा लेखाहिया है या फिर आलमगढ़ है। ठीक है, तो हमने पहले ही बातें कर लिया कि जो शिलाश्रय थे यानी कि जो गुफा चित्र जो मिले थे वो भीमबेटका से मिले थे, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिले थे। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ। ठीक है, गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ। ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस मेंस 2006 में आया था। विकल्प देखिए क्या है, हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। फ्रेंड जो गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था और इसकी खोज किसने की थी? गैरिक मृतभांड पात्र की बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हमने इसके बारे में भी अच्छे से बात किया था बीबी लाल ने, और ये गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र के पास में इस संस्कृति का विकास हुआ था। तो मृतभांडों के जो कलर या फिर उसके आधार पे इन संस्कृतियों का वर्गीकरण किया गया है। तो गैरिक मृतभांड जो पात्र था उसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? ताम्राश्म काल मतलब ताम्रपाषाण काल। ठीक है, प्रश्न ये है कि ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 1997 में आया था। विकल्प देखिए क्या है, पहला विकल्प है उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि सर उत्तर और पांव दक्षिण की ओर होता था। दूसरा विकल्प देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर। तीसरा विकल्प देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर और चौथा विकल्प देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। फ्रेंड जब हम ताम्रपाषाण काल संस्कृति पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया था कि समाज में हमें
वर्ग विभाजन देखने को मिल रहा है। और ये वर्ग विभाजन किन आधारों पे था? पहला तो आपका शवों को दफनाने के आधार पे हमें वर्ग विभाजन मिल रहा है, और दूसरा था हमें मकानों के बनावटों यानी कि घर की बनावटों के आधार पे भी हमें वर्ग विभाजन दिखने को मिल रहा है। तो चूंकि समाज में वर्ग विभाजन की शुरुआत हो गई थी और उसका आधार शवों के दफनाने के आधार पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति जो थी, जोरवे संस्कृति के लोग जो शव को कलश में रख करके अपने घर के फर्श में उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लोग जो थे वो शव को एक कलश में रख करके उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि पांव जो सर उनका था वो उत्तर की तरफ था और पांव दक्षिण की तरफ होता था, उसको दफनाते थे। और उसी के साथ वो जो जिसका शव होता था उससे जुड़े हुए उसके आभूषणों को, उसके कुछ वस्तुओं को भी साथ में दफना देते थे। और क्या था कि हमने ये भी बात किया था कि किस तरीके से पूरब के लोग, ठीक है, पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान होता था, पश्चिमी भारत में पूर्ण शवाधान होता था, और दक्षिण भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है मानव को, शव को कलश में रखकर दफनाया जाता था। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत टू द पॉइंट डिस्कशन किया है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न आया है, उस क्लास को देखना नहीं भूलें, एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ था? फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया, जो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने जो पशुपालन की शुरुआत किया था, उसमें से जो सबसे पहला जो पशु पालतू बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। तो आपको पहले पता ही कि कुत्ता जो है वो मनुष्य का पहला मित्र, और आज भी देखिए इनकी मित्रता बड़ी घनिष्ठ होती है। बहुत ही कुत्ते जितने लॉयल होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनकी घनिष्ठता देखने को मिलती है, और ये सबसे पहले इन्हीं को पालतू बनाया गया था। प्रश्नों पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त होता है? ये प्रश्न आया है यूपीपीसीएस लोअर 2008 में आया था। विकल्प देखिए क्या है। पहला विकल्प है ब्रह्मगिरी, दूसरा विकल्प है बुर्ज़होम, तीसरा विकल्प है चिरांद, और चौथा विकल्प है मास्की। फ्रेंड, जब हम पढ़ रहे थे खासकर नवपाषाण काल, वहाँ पे हमने बात किया था कि एक स्थान है जहाँ से हमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल को साथ में दफनाया गया था, यानी कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य में जो मिले थे वो बुर्ज़होम से मिले थे। बुर्ज़होम कहाँ पे है फ्रेंड? ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी कई बार प्रश्न आया है। ये एक नवपाषाण कालिक स्थल है बुर्ज़होम, वहीं से हमें मानव के साथ उसके कुत्ते को भी साथ में दफनाया गया था। इसके साथ और बुर्ज़होम से ही हमें गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2016 में आया था। विकल्प देखिए क्या है, मोरहना पहाड़, दूसरा विकल्प देखिए घघरिया है, तीसरा विकल्प देखिए बगही खोर है, और चौथा विकल्प देखिए लेखडीहा है। लेखडीहा से ही हमें जो सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, ये विंध्य क्षेत्र में ये स्थान है। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन था कि विंध्य क्षेत्र में लेखडीहा से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है किस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये प्रश्न झारखंड पीसीएस 2011 में आया था। और देखिए विकल्प में क्या दिया है, पहला विकल्प संस्कृत है यानी कि संस्कृत मंत्रालय, दूसरा देखिए पर्यटन मंत्रालय, तीसरा विकल्प देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर मानव संसाधन मंत्रालय। चलिए आंसर बताइए। होप आप सब लोग को पता ही होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो
संस्कृत मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, और हमने इतिहास के जो कि साक्ष्यों के आधार पे वर्गीकरण किया। इतिहास को जानने के लिए हमें साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, और इन साक्ष्यों को खोजने का कार्य पुरातत्वविद तय करते हैं। तो इसके जनक कौन है, ये तो हमें बिल्कुल ही जानना चाहिए। यानी कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश PCS 2017 में ये प्रश्न आया था। विकल्प देखे क्या दिया है। पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है आपका मार्टिन मिलर, और चौथा है आपका जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के जनक जो कहे जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। ये बिल्कुल ही याद रखिए, इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा कोई प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और इसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, ये प्रश्न अभी आया था, यूपी PCS प्री 2020 में आया था। और ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। प्रश्न देखे क्या, विकल्प देखे क्या है। माधव स्वरूप वत्स, दूसरा विकल्प देखिए SG संकालिया, तीसरा विकल्प देखिए VS वांकणकर, और आपका चौथा विकल्प देखिए VN मिश्रा। ठीक है, बताइए सोच के। ये प्रश्न अभी इसी बार आया था, 2020 में आया था कि भीमबेटका की गुफा को किसने सबसे पहली बार देखा और उसके शैल के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो फ्रेंड, जो आंसर है वो आपका VS वांकणकर जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। VS वांकणकर जी ने भीमबेटका की गुफा को सबसे पहली बार खोजा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को बताया। यह भी प्रश्न एक आ चुका है फ्रेंड, चूंकि यहाँ पे नहीं है, कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जिले, रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज वाले स्थान पे है ये भीमबेटका गुफा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने अपने जो पाषाण काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा। और इसे आप इस वीडियो को 2-4 बार अच्छे से देख लेना, इससे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर तो अच्छा डिस्कशन, प्रीवियस ईयर के पेपर तो रिवीजन, साथ ही साथ तो जो क्लास थी स्टोन एज वो भी आपका इसके साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है एक एक लाइन को टू द पॉइंट जो है एक्सप्लेन करने की। और फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।